गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई होप यू आर डूइंग फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर स्टडी करेंगे दैट इज़ जॉब एनालिसिस। द नेम ऑफ द चैप्टर इज जॉब एनालिसिस और इसमें जो हमने कंटेंट स्टडी करना दैट इज़ जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। सो एक बार मैं आपको इन तीनों का मीनिंग क्लियर कर देता हूँ और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, जॉब एनालिसिस बेसिकली, जैसा कि टर्म से क्लियर है, एनालाइजिंग अ पर्टिकुलर जॉब। और जॉब मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो काम जिस काम को करने के लिए वी आर इन द कंपनी। जॉब रेफर्स टू द वर्क, नॉट द पर्सन। सो जॉब एनालिसिस, एनालाइजिंग द वर्क विच इज सपोज टू बी परफॉर्म्ड बाय द इंडिविजुअल। जॉब एनालिसिस का मतलब है उस काम को एनालाइज करना जिस काम को करने के लिए हमें व्यक्ति या व्यक्तियों की आवश्यकता है। उसके बाद है जॉब डिस्क्रिप्शन। वंस यू नो एवरीथिंग अबाउट द जॉब। जॉब एनालिसिस हम लोग करते हैं अपने लिए, हम मतलब कंपनी अपने लिए करती है, एचआर मैनेजर अपने लिए करता है। एक बार जब आप अपनी जॉब को अपने कार्यस्थल पे, अपनी कंपनी में जितनी भी तरह की जॉब्स है आप उनको जान गए, देन यू स्टार्ट हायरिंग। और हायरिंग से पहले आप एक एडवर्टीजमेंट, आप कुछ भी ऐसा एक्सटर्नली सर्कुलेट करते हो जिसमें कुछ उस जॉब से संबंधित सारी चीज़ें जो है वो क्लियर की जाती हैं, कवर की जाती हैं। तो ये हो गया हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले जॉब एनालिसिस, जिसमें हम लोग जॉब को एनालाइज करते हैं। सेकंड जॉब डिस्क्रिप्शन, इसमें हम जिन लोगों ने जॉब करनी है या जो लोग जॉब करने के इच्छुक हैं उन सबको हम जॉब के बारे में बताते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस में हमें जो जानकारी प्राप्त हुई वही हम जॉब डिस्क्रिप्शन में आगे लोगों को बताते हैं। और उसके बाद है जॉब स्पेसिफिकेशन, जो इस चैप्टर का तीसरा पार्ट है। जॉब स्पेसिफिकेशन का मतलब है मिनिमम रिक्वायरमेंट्स विच वी आर लुकिंग फॉर इन द इंडिविजुअल। इन तीनों की आगे बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। सो आइए आगे बढ़ते हैं चैप्टर के साथ। वेरी फर्स्ट स्लाइड, जॉब एनालिसिस। जैसा कि मैंने पहले कहा, वी आर स्टडिंग द जॉब। तो एडविन बी फ्लिपो की एक डेफिनेशन है कि जॉब एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग एंड कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द ऑपरेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ स्पेसिफिक जॉब। यस, एक तो काम के संबंधित और दूसरा उत्तरदायित्व या रिस्पॉन्सिबिलिटी से संबंधित जो भी उस जॉब से निकलना है, उस जॉब से जुड़ा हुआ है, उसको स्टडी करना ही जॉब एनालिसिस है। और अगर मैं विस्तार पूर्वक बात करूं तो ये एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन है जॉब कंटेंट की, फिजिकल सर्कमस्टांसेस की जिनमें वो जॉब की जाएगी, और उन क्वालिफिकेशंस की जिन क्वालिफिकेशंस के व्यक्ति हमें चाहिए। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि ये हमें ये बताता है कि हमें किस तरह का काम करवाना है और उस तरह के काम को करने के लिए किस तरीके का हमें व्यक्ति चाहिए। एक और डेफिनेशन डेली ऑर्डर की है। जॉब इज अ कलेक्शन ऑफ ड्यूटीज, टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच आर असाइन टू एन इंडिविजुअल एंड विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर असाइनमेंट। देखिए, सीधी सी बात है, एक संस्था में, एक कंपनी में अलग अलग तरीके के बहुत सारे काम हैं और उन कामों को करने के लिए आपको अलग अलग तरह के व्यक्ति चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं उनको कंपाइल, उनको इकट्ठा करते हैं, उनको एक साथ करते हैं, एक्टिविटीज़ को, एक्टिविटीज़ के समूह को। फॉर एग्जांपल, एक व्यक्ति जिसका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम है, उसका काम क्या क्या होगा। अब अगर हम उसको ये कहेंगे कि भाई तुमने ऐसा करना है, स्कूल से बच्चों को भी लेके आना है, या अगर कोई फैक्ट्री में या कंपनी में कोई मेहमान आएगा, आपने उसको भी लेके आना है, तो भाई उसका प्रोडक्शन का काम सफ़र होगा। तो जॉब एनालिसिस में बेसिकली हम लोग यही एनालाइज करते हैं कि किस किस लेवल पे क्या क्या काम है, उन कामों को करने के लिए कितनी संख्या में लोग पर्याप्त हैं और कितने होने चाहिए। इसके बाद है कंटेंट। आइए देखते हैं कि जॉब एनालिसिस के क्या क्या कंटेंट हैं। सबसे पहले जॉब की आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब उसको एक पहचान देना, इसका टाइटल, सब टाइटल और कोड नंबर। बहुत सारी कंपनीज में जहाँ पर असंख्य एम्प्लॉयज़ हैं, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पर जो जॉब्स हैं उनको कोड नंबर दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, प्रोडक्शन को 01 दे दिया, सेल्स को 02 दे दिया, मार्केटिंग को 03, एचआर को 04, फाइनेंस को 05, और जितने भी डिपार्टमेंट है उनको इस तरह से कोडिंग कर दी। तो 05 आगे एम्प्लॉय का कोड डाल दिया, 05 1 2 3 4 5, 05 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से हमने कोडिंग दे दी उनको। देन नेम ऑफ द मटेरियल, टूल्स, इक्विपमेंट्स नीडेड फॉर द जॉब। उस काम को करने के लिए किस तरह के मटेरियल्स की, टूल्स की, इक्विपमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। वर्क आवर्स, कितने घंटे का काम है, इवन यहाँ पर शिफ्ट्स भी डाल सकते हैं, आगे देखेंगे अगर लिखा है तो। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द वर्कर्स, जो भी आपके वर्कर्स हैं उनकी क्या क्या ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी कंपनी के प्रति, काम के प्रति, और अकाउंटेबिलिटी कहाँ तक उनकी रहेगी। वर्किंग कंडीशंस, किस तरह के काम के हालात हैं, हमने पहले भी जिक्र किया है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और एम्प्लॉयज़ की दशा सुधर रही है, इसका सबसे बड़ा कारण एचआर की एक सब्जेक्ट के रूप में मान्यता ही है कि अब हम
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को या ह्यूमन रिसोर्स को एक वास्तव में एक व्यक्ति की तरह, एक ऐसे व्यक्ति जो हमारी तरह है, हमारी तरह सोचता बोलता, उसकी तरह हम मान के चल रहे हैं। सो वर्किंग कंडीशंस कैसी रहेंगी? उसके बाद डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द जॉब सच एज लोकेशन, फिजिकल सेटिंग, सुपरविजन, हैजर्ड्स एंड डिस्कम्फर्ट्स। भाई अगर जॉब के साथ कुछ ऐसी चीज़ें जो कि वाकई में डिस्क्लोज करने वाली है, फॉर एग्जांपल आपकी जॉब कहाँ पर है, मान लीजिए आप रेलवे ज्वाइन करते हैं, रेलवे कोच फैक्ट्री ज्वाइन करते हैं, तो जाहिर सी बात है इंडिया में जहाँ जहाँ उनके कारखाने सिर्फ वहीं आप लग सकते हैं। फॉर एग्जांपल शायद हरियाणा में एक यमुनानगर में, और फिर पंजाब में, और उसके बाद शायद यूपी में एक फैक्ट्री है। सो आपको स्टेट में एक या दो ही जगह ऐसा मिलेगा जहाँ पर रेल की कोच फैक्ट्री है। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर। एक तो लोकेशन, और ये तो चलो नॉर्मल लोकेशंस की बात की, बहुत सारी लोकेशन रहती है जो पहाड़ों पे लोकेशंस हैं, हालांकि उसके लिए अलग से कंपनसेशन है, अलग से प्लान है, बट स्टिल वर्किंग कंडीशंस आर नॉट कंफर्टेबल। फिजिकल सेटिंग, सुपरविजन, हैजर्ड्स और डिस्कम्फर्ट। अगर किसी तरह का कोई वहाँ पर मान लीजिए भूकंप ज़्यादा आते हैं, चक्रवात ज़्यादा आते हैं, इस तरह की कोई दिक्कतें हैं, या डिस्कम्फर्ट्स ट्रैवलिंग के हो सकते हैं, साधन नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है वहाँ पर, इस तरह की चीज़ें अगर हैं तो पहले ही आपके साथ क्लियर हो जाएं। जॉब रिलेशनशिप, एक दूसरे के साथ आपके संबंध क्या रहेंगे, ऊपर नीचे कौन रहेगा, अधिकारी अधीनस्थ संबंधों की, सुपरवाइजर और जिसकी सुपरविजन करनी है उसके संबंधों की बात कर रहे हैं। क्वालिफिकेशन ऑफ द एम्प्लॉय रिक्वायर्ड फॉर द जॉब सच एज एजुकेशन, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, स्किल और एबिलिटी। किस एजुकेशन के, किस स्किल सेट के और किस टेक्निकल लेवल की एजुकेशन की अगर उसकी आवश्यकता है तो हमें लोग चाहिए। टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स क्या रहेंगी? फॉर एग्जांपल अगर कंपनी बॉन्ड के साथ जाती है, कंपनी हायर एजुकेशन देती है, या कंपनी मेडिकल, ESI और दूसरी जो भी टर्म्स हैं जो एम्प्लॉय के फेवर की या कंपनी की फेवर है, वो सारी हम डिस्क्लोज करेंगे, डिस्कस करेंगे। और काम को किया कैसे जाता है, तो ये सारे कंटेंट है जॉब एनालिसिस के। और अक्सर जो जानकारी हम लोग इकट्ठा करते हैं, कंपनी इकट्ठा करती है, HR मैनेजर इकट्ठा करता है, वो इन्हीं के संदर्भ में करती है। आगे नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। सोर्सेज ऑफ जॉब एनालिसिस इन्फॉर्मेशन। अब मसला ये है कि हमें जो जानकारी चाहिए वो कहाँ से मिल सकती है। सबसे पहले और वास्तविक सच्ची जानकारी हमें वहाँ से मिलेगी जिन लोगों को हमने काम पर ऑलरेडी लगाया हुआ। फॉर एग्जांपल हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में नई रिक्रूटमेंट करनी है और उसकी हम जॉब एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छा व्यक्ति वही होगा जो पहले से ही उस काम को ऑलरेडी कर रहा है। तो सबसे पहले वो व्यक्ति जो उस काम को कर रहे हैं, उस काम में इन्वॉल्व हैं। सेकंड, वो सुपरवाइजर या फॉरमैन जिनके नीचे इस तरह के लोग काम करते हैं, क्योंकि शायद इनको सुपरविजन संबंधी बातों की ज़्यादा जानकारी हो, हालांकि जो काम से संबंधित बारीकियाँ हैं, काम से संबंधित जो रिस्क हैं और रिस्क का लेवल क्या है, वो वही व्यक्ति बता सकता है जो काम कर रहा है। तो पहला वो व्यक्ति जो काम कर रहे हैं, दूसरे वो व्यक्ति जो काम करवा रहे हैं, सुपरवाइजर या फॉरमैन, और तीसरे वो एक्सटर्नल ऑब्जर्वर्स जो स्पेशली इसी काम के लिए लगाए जाते हैं, जो कर्मचारियों की जॉब को, उनके काम को एनालाइज करने के लिए बाहर से आ रही है। देखिए आज की डेट में ये एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट काम है। हो सकता है 50 साल पहले ये शायद इसकी कुछ मायने ज़्यादा ना हो, परंतु आज की डेट में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सो कंपनीज आर स्पेंडिंग मनी ऑन। क्योंकि अगर आपका जॉब एनालिसिस ठीक हो गया तो आप ये मान के चलिए कि देयर आर गोइंग टू बी ज़ीरो इश्यूज़। कल को अगर एम्प्लॉयर इश्यूज़ होते हैं वो इन्हीं बातों पर होते हैं, सिर्फ काम की परिस्थितियाँ, मैं सर कश्मीर में नौकरी नहीं करूँगा, मैं नेपाल के बॉर्डर पर नहीं जाऊँगा, मैं पाकिस्तान के बॉर्डर पर नहीं जाऊँगा। तो भाई अगर इस तरह की चीज़ें आप पहले डिस्क्लोज कर दो तो शायद बाद में बहुत सारे मसले सॉल्व हो जाएंगे अपने आप ही। उनके लिए कोई डिस्कशन की और किसी भी तरह के मतभेद की और मनभेद की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब बात करते हैं यूजेस ऑफ जॉब एनालिसिस, कहाँ इसकी आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन एंड मैन पावर प्लानिंग। देखिए जॉब एनालिसिस हमें कुछ चीज़ें बताता है, जिनमें सबसे पहली ये है कि एक काम को जो व्यक्ति करेंगे उनकी दक्षता कितनी रहेगी, उनकी परफॉर्मेंस का लेवल क्या रहेगा। फॉर एग्जांपल नॉर्मली हमने 8 आवर्स का टाइम लिया, 8 आवर्स का। अब 8 घंटे में वो व्यक्ति कितना काम कर सकता है। अब काम के स्तर के हिसाब से हम मैन पावर की प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग करेंगे। दूसरी चीज़, इससे हमें ये पता लगे हमें किस तरीके का आदमी चाहिए, किस तरह के व्यवहार का आदमी चाहिए, किस तरह के गुणों का आदमी चाहिए। तो वहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन और मैन पावर प्लानिंग में हेल्प करता है। सेकेंड है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। देखिए जॉब एनालिसिस के बाद जो अगला स्टेप है वो रिक्रूटमेंट का ही है। इसका कारण ये है कि एक बार हमने जान लिया, हमने लोगों को बता दिया कि हमें किस तरह का व्यक्ति चाहिए, हम रिक्रूटमेंट करने से पहले कंपनी के लिए बड़ा आवश्यक है वो ये जान ले कि उसे किस तरह के काम के लिए, किस तरह की कंडीशंस में काम के लिए किस तरह का व्यक्ति चाहिए। अतः ये काम हमारा जॉब एनालिसिस बड़े अच्छे से करता है। ऑप्टिमम यूज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। देखिए जहाँ पर ऑप्टिमम यूज़ की बात आती है वहाँ पर इसका मायना यही है
कि हर व्यक्ति से उसकी क्षमता के हिसाब से और बराबर काम लिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपने जॉब एनालिसिस में ये देखा कि इस जॉब को करने में कितना समय लगता है, किस तरह की मशीनें लगती है, किस तरह का मटेरियल लगता है, किस तरह की वर्किंग कंडीशंस है और किस तरह के डिस्कम्फर्ट्स हैं। तो आपने ह्यूमन रिसोर्स को पहले ही बता दिया, अतः ना तो बाद में इस तरह की दिक्कत होगी कि हमें नहीं पता थी, और दूसरा सब में काम का बराबर बंटवारा होगा। क्योंकि जब हम जॉब एनालिसिस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये स्टैंडर्ड सेट करने में भी एक बड़ी भूमिका अदा करता है। देन इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कुछ विशेष तरह की जॉब्स जिनके लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता है उनका निर्धारण भी जॉब एनालिसिस के थ्रू होता है। फॉर एग्जांपल, बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं जहाँ पर आग के साथ काम करना है आपने, तो उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग ना केवल आग के साथ काम करने की, बल्कि इन केस ऑफ इमरजेंसी कैसे उसको डील करना है। छोटा सा मुझे किस्सा याद आया यहाँ पर। एक बार एक जगह पर आग लग गई, हालांकि ज़्यादा भयंकर आग नहीं थी पर आग थी, और आग का कुछ नहीं पता कब कैसे कहाँ फैल जाए। तो वहीं पर एक सिलेंडर टंगा हुआ था, आग बुझाने का सिलेंडर टंगा हुआ था। अब सिलेंडर टंगा हुआ, एक व्यक्ति ने, एक सज्जन ने हिम्मत मार के सिलेंडर उतार तो लिया, पर उन्हें चलाना नहीं आ रहा था। और ऐसा अक्सर देखा जाता है, एक संस्था जो है अपने आप को CSR कह लो, लेबर लॉज कह लो, या फिर दूसरे किसी भी तरह की जो कहते हैं ना कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनका निर्वहन करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए अपने वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर तो टांग लिए, पर चलाना किसी को नहीं पता। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में हम ये देखते हैं कि भाई किसी विशेष कार्य के लिए अगर किसी व्यक्ति को आवश्यकता है तो उसे उसकी ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो आगे अपने विकास में भी उसके कंट्रीब्यूट हो सके। देन इज जॉब डिज़ाइन। जॉब डिज़ाइन का मतलब है जो काम उसने करना है उसका स्ट्रक्चर, उसका ढांचा बनाना। जो भी व्यक्ति हम आगे हायर करेंगे उसका जॉब डिज़ाइन, उसके कार्य की संरचना किस प्रकार होगी, वो हम जॉब एनालिसिस के आधार पर ही बना पाते हैं। देन इज जॉब इवैल्यूएशन। जॉब इवैल्यूएशन का मतलब उसकी जॉब को इवैल्यूएट करना। मैंने पहले ही आपको कहा कि जॉब एनालिसिस स्टैंडर्डाइजेशन का काम भी करती है, और जॉब इवैल्यूएशन में हम ये देखेंगे कि हमारे द्वारा अपॉइंट किए व्यक्ति क्या वो ढंग से काम कर पा रहे हैं, क्या वो जितनी क्षमता से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना काम हो रहा नहीं हो रहा। और दूसरा जो जॉब इवैल्यूएशन है, अगर उसको हम डेफिनेशन की टर्म्स में देखें तो जॉब इवैल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव वर्थ ऑफ जॉब्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन टू एस्टैब्लिश वेजेस एंड सैलरीज। अब जब हमने सैलरी और वेजेस तय करनी है तभी तो हम ये देखेंगे कि जिस काम में ज़्यादा रिस्क है उसमें ज़्यादा सैलरी रहे, जिस काम में ज़्यादा वर्किंग आवर्स हैं, जिस काम में एक्सट्रीम वर्किंग कंडीशंस हैं, मान लो नाइट शिफ्ट है तो जाहिर सी बात है उसका कुछ अलाउंस फालतू होना चाहिए, एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम जॉब इवैल्यूएशन में देखेंगे। इसके बाद लेबर मैनेजमेंट रिलेशन। मैंने सबसे पहले यही बात की कि लेबर मैनेजमेंट रिलेशन कब खराब होते हैं, जब एम्प्लॉई को लगता है कि टर्म्स एंड कंडीशन जो मुझे बताए गए थे वो नहीं है, कुछ और चल रही हैं। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद what you wanted the people to do. You should make these things very clear to all of them so that future में किसी तरह का कोई इशू ना हो। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशनल ऑडिट। ऑडिट से हमारा अभिप्राय ये चेक करना कि क्या सभी चीज़ें, न केवल व्यक्ति बल्कि मशीनें भी, क्या सभी चीज़ें अपना काम ठीक तरीके से कर रही हैं। और इसके लिए जॉब एनालिसिस एक बड़ा ही महत्वपूर्ण आधार है, क्योंकि यही हमें एक्चुअल में ये बताता है कि किस व्यक्ति की कहाँ पर कितनी ज़रूरत है, कितना समय उसको वहाँ पर देना है, कितने स्किल्स उसको वहाँ पर देना है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑडिट या ह्यूमन ऑडिट जो है वो यही तय करता है कि आदमी का ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर और बेहतर इस्तेमाल हो। इसके बाद है रिड्यूस फ्रस्ट्रेशन। देखिए फ्रस्ट्रेशन तब पैदा होती है जब हमें 2 पॉइंट बीच में रह गए, सेफ्टी एंड हेल्थ। सबसे पहले देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो कर्मचारी हमारे यहाँ काम कर रहा है उसकी सेफ्टी को लेकर वी शुड बी वेरी मच कंसर्न, वी शुड बी वेरी मच क्लियर, एंड ही इज़ ऑल्सो सपोज टू बी वेरी क्लियर कि मुझे किन हालातों में काम करना है। तो उसकी सेफ्टी और हेल्थ से संबंधित जो भी इशूज़ हैं हम पहले डिस्कस कर लेंगे, नंबर 1। नंबर 2, वहाँ पर जो दिक्कतें आ सकती हैं उनको रोकने के लिए हम प्री प्लानिंग कर सकते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल, कैसे वो काम करेगा। देखिए स्टैंडर्ड सेट हो गए हैं हमारे, और काम का हमें पता है कि किस व्यक्ति से कितना काम करवाना है, कितने समय में उसने क्या काम करना है। तो कल को उसकी जो परफॉर्मेंस को अप्रेज करेंगे, परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करेंगे, दैट इज इवन एट दैट पर्टिकुलर टाइम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ बेनिफिशियल टू। देन इज रिड्यूस फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन आदमी को तब पैदा होती है जब वो अपने काम को करने के लिए तैयार है परंतु परिस्थितियाँ उसको काम नहीं करने दे रही, हालात उसको काम नहीं करने दे रहे, साथ वाले लोग उसको काम नहीं करने दे रहे, या संस्था की पॉलिसीज उसको काम नहीं कर रही। आफ्टर जॉब एनालिसिस हम लोगों ने जॉब डिस्क्रिप्शन देना है। जॉब डिस्क्रिप्शन में हम उसको सारी चीज़ें बता देंगे, और देखिए हम ये मान के चलेंगे कि संस्था ईमानदारी से वो सारी चीज़ें डिस्क्लोज करेगी जो एम्प्लॉय के लिए जानना आवश्यक है। सो अब अगर उसके हिसाब से
उसकी शर्तों के हिसाब से काम होगा तो फ्रस्ट्रेशन का लेवल जाहिर सी बात लो होगा। करियर प्लानिंग का मतलब है उसका आगे बढ़ने का स्कोप, आगे बढ़ने का उसका जो संस्था में भविष्य है उसकी बात करेंगे हम। तो ऑन द बेसिस ऑफ जॉब्स, डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब्स, ही और शी में सेलेक्ट दैट आफ्टर अचीविंग सर्टेन लेवल आई कैन अप्रोच टू दिस पर्टिकुलर लेवल। सो यहाँ पर करियर प्लानिंग का भी कार्यक्रम हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस और मेथड्स ऑफ जॉब एनालिसिस। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग प्रोसेस को। जॉब एनालिसिस के लिए सबसे पहले वी हैव टू मेक अ शेड्यूल। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट शेड्यूल मीन्स एक प्रॉपर चार्ट पे चीज़ों को राइट डाउन करना, प्लान को ऑर्गेनाइज करना, और इस जॉब एनालिसिस को कौन कंडक्ट करेगा, कौन किसके ऊपर है, कौन किसके नीचे रहकर काम करेगा, किस तरीके से हम लोग चीज़ों को मैनेज करेंगे, और पूरी टीम जो होगी उसका पूरा लेखा जोखा, इवन द फाइनेंशियल बजट पार्ट इज ऑल्सो रिटन हेयर। सो जॉब एनालिसिस ना केवल तभी करें जब हमें रिक्रूटमेंट करने, बल्कि ये प्रोसेस जो है ना हर 1, 2, 3 साल में होना चाहिए, ताकि हमें जो प्रॉब्लम्स, जो इश्यूज एम्प्लॉयज़ फेस कर रहे हैं या कर सकते हैं वो सामने आते रहें। तो सबसे पहले एक शेड्यूलिंग करनी है, हमने एक ब्लूप्रिंट बनाना है पूरे प्रोग्राम का, जॉब एनालिसिस प्रोसेस का। उसके बाद है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू जॉब। अब जॉब से संबंधित हमें सारी जानकारियाँ इकट्ठी करनी है, और वो जानकारियाँ सबसे पहले जॉब से संबंधित फिजिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट और फाइनेंशियल एनवायरनमेंट हो सकता है। फिजिकल एनवायरनमेंट में हम बात करेंगे काम की परिस्थितियों की, जैसे कि टेम्परेचर, नॉइस, डर्ट, कंफर्ट्स एंड डेंजर। क्या क्या नॉइस फैक्टर रहेंगे, आवाज़ कितनी रहेगी, कई लोगों को शोर से दिक्कत है, कई लोगों को डस्ट से दिक्कत है, कई लोगों को ज़मीन के नीचे काम करने से दिक्कत है, कई लोगों को ज़मीन के ऊपर काम करने से दिक्कत है, क्या क्या डेंजर्स और डिस्कम्फर्ट्स हैं, और कितने तापमान में आपने काम करना है। सोशल एनवायरनमेंट में आपको अकेले काम करना, आइसोलेट हो गए, या ग्रुप में काम करना है, शिफ्ट्स में काम करना है, टीम्स में काम करना है, या किस तरीके से काम करना है, ये भी बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने अकेले काम करना तो शायद ये मोनोटोनस ज़्यादा होगा बजाय कि अगर आप ग्रुप में काम कर रहे हैं तो। देन इज फाइनेंशियल कंडीशन में हम उसके वेजेस, बोनस, इंसेंटिव्स, सैलरी और फ्रिंज बेनिफिट जो भी है वो देखेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जितने ज़्यादा डिस्कम्फर्ट्स उतने ही ज़्यादा हमें बेनिफिट्स मिलेंगे। इसके बाद है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्वालिटीज़ ऑफ द पर्सन, जिस व्यक्ति को हम हायर करने वाले हैं वो उसमें क्या क्या हमें चाहिए। पहला फिजिकल डिमांड्स में एक तो काम के घंटे कितने होंगे, उसके अलावा उसकी एनर्जी, फिजिकली वो फिट होना चाहिए, फिजिकल टेस्ट बहुत सारी कंपनियां करवाती हैं। उसके बाद क्या ट्रैवलिंग में वो कंफर्टेबल है, क्या 15 दिन अगर उसको महीने में बाहर रहना पड़े तो वो कंफर्टेबल है। इसके बाद इंटेलेक्चुअल डिमांड में उसकी डिग्रीज काम करेंगी, उसकी टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज काम करेगी, उसकी एप्टीट्यूड नॉलेज काम करेगी, और अगर कोई हमारा टेस्ट है तो वो भी हम ले सकते हैं उसका। इसके बाद है प्रिपेयरिंग जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर्म्स। अब जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर्म बनाए जाएंगे जिसके अंदर हम लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस कि हमें क्या क्या जॉब में चाहिए। इसके लिए क्या करते हैं, जॉब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद जो जॉब एनालिस्ट है वो सारी इन्फॉर्मेशन एक स्टैंडर्ड जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर्म में बना लेता है, कंप्रिहेंसिव ड्राफ्ट के फॉर्म में, और ये हमें आगे देना है, आगे किनको, जिन एम्प्लॉयज़ को हम हायर करेंगे उसके लिए हमें ये चाहिए। देन इज जॉब स्पेसिफिकेशन। देखिए जॉब स्पेसिफिकेशन मैंने पहले भी आपको कहा, ये बात करती है उसकी क्वालिफिकेशंस की, फिजिकल और मेंटल क्वालिफिकेशंस की बात करती है कि दीज आर दी minimum accepted things which we are supposed to have or which are actually required. Then is preparation of report. Once everything above is done, अब एक रिपोर्ट बनाई जाएगी, और उस रिपोर्ट में हम लोग क्या करेंगे, हम उस रिपोर्ट को आगे सबमिट कर देंगे अपनी हायर अथॉरिटीज़ को। अब ध्यान से सुनिए 3 बातें। सबसे पहले हमने जॉब को एनालाइज किया, जॉब की परिस्थितियों को, काम की कंडीशंस को एनालाइज किया। उसके बाद हमने जॉब डिस्क्रिप्शन एक बनाया जिसमें कि हमने ये बताया कि दिस इज द काइंड ऑफ जॉब एंड दिस इज हाउ इट इज़ गोइंग टू बी मैनेज, और आपको इस तरीके से काम करना है। और तीसरा हमने किया जॉब स्पेसिफिकेशन, जिसमें हमने उसकी क्वालिफिकेशंस की बात की, व्यक्ति के स्किल्स की बात की। ये था हमारा प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस। इसके बाद बढ़ते हैं मेथड्स ऑफ जॉब एनालिसिस। अब इसके लिए बेसिकली 4 मेथड्स हैं। सबसे पहला क्वेश्चनियर मेथड, जैसा कि हम जानते हैं एक पेपर पे एक क्वेश्चनियर की फॉर्म में ये इशू किया जाता है, और उस क्वेश्चनियर में वो सभी क्वेश्चंस जो हम पूछने की इच्छा और अपेक्षा रखते हैं अपने जो लोग वहाँ पर एक्चुअल में काम कर रहे हैं, जो हमारे कर्मचारी हैं, उनको हम दे देंगे, और वो उसको
भरेंगे। अब यहाँ पर इशू ये है कि क्या वो व्यक्ति पढ़ा लिखा है, समझदार है, अगर है तो वो खुद भर लेगा, नहीं तो हम लोग उसको भरवाएंगे। और एक स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट बनाया था पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चनियर, जिसको PAQ भी बोलते हैं, मैककॉर्मिक ने, जेनर्ट ने और मैकम ने 1972 में, इन्होंने 195 जॉब एलिमेंट डाले थे। अब आप उसमें से छांट सकते हैं, वो सारे के सारे आपको चाहिए क्योंकि वो एक कंप्रिहेंसिव सा था। अब आप उसको देख सकते हो, आपको वही फॉलो करना है या आप उसमें से कुछ काट छाट करना चाहते हैं। नॉर्मली ये जॉब के हिसाब से अलग अलग होना चाहिए। उसके बाद है इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड में हम लोग उनके सामने बैठते हैं, उनसे समय लेते हैं और हम आमने सामने सवाल जवाब करते हैं। अब इस केस में क्या होगा, क्वेश्चन हम लेके जाएंगे, परंतु यहाँ पर क्वेश्चनियर की फॉर्मेट सब दूसरा होगा। यहाँ पर हम उनसे बातचीत करेंगे और हम फिर उनके जवाबों को रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन जैसा कि हमने पहले बात किया, एक व्यक्ति जो दूर से उनके काम में बिना किसी बाधा को पैदा किए उनके काम को ऑब्जर्व करेगा, चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा, उनके काम की कंडीशंस को ऑब्जर्व करेगा, उनकी मेहनत के लेवल को, उनके स्ट्रेस के लेवल को, उनके डिस्कम्फर्ट के लेवल को और उनके कंफर्ट के लेवल को भी ऑब्जर्व करेगा। देन कम्स द लास्ट पॉइंट, दैट इज रिकॉर्ड मेथड। रिकॉर्ड मेथड में हम लोग क्या करेंगे, अपने पुराने रिकॉर्ड उठाएंगे, जिसमें हम देखेंगे कि पिछली बार जब हमने हायरिंग की थी तो क्या किया था, और फिर हम वही का वही निकाल देंगे। जॉब एनालिसिस को यूज़ नहीं करेंगे, मतलब हम इसको प्रैक्टिकली नहीं इंप्लीमेंट करेंगे। जो हमारे पुराने रिकॉर्ड्स हैं उसको देख के हम चीज़ों को मैनेज कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, ये जो था हमारा जॉब एनालिसिस का पार्ट था। इसके बाद हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन है, और उसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, हैव अ गुड डे।